पिछले वीडियो में हमने मीठी वाणी के बारे में देखा कि जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। मीठी वाणी का महत्व, इससे क्या होता है। झगड़े भी मीठी वाणी से दूर हो जाते हैं, तो इसीलिए मीठी वाणी बोलना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में हमने देखा, सीखा। अब आज हम देखने वाले कि चित्रकारी भी ये सभी को पसंद आने वाला विषय है। पसंद तो आती है, देखने के बाद समझ में आता है कि सुंदर चित्र कौन सा है। हम झट से उत्तर देते हैं इसके बारे में भी कि हाँ, ये जो निसर्ग चित्र है, कुदरत का जो सीन है, ये बहुत ही अच्छा लगा, मनभावन लगता है ये। तो इस प्रकार से झट से हमारे मुंह से भी जवाब निकल आता है। तो ऐसे ही एक चित्रकार जो रजा साहब है, इनके बारे में यहाँ इस पाठ में सुजाता बजाज जी ने उनका वर्णन किया है। उनके साथ रहने का मौका इन्हें मिलता है, तब उनका स्वभाव ये कैसा उन्हें लगा, इसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया है। तो और भी विस्तृत रूप से जानकारी देखते हैं। पहले देखते हैं कि सुजाता बजाज जी, तो ये है लेखिका जिसने पाठ लिखा, वो सुजाता बजाज। ये भी बहुत बड़ी चित्रकार है, इनके भी बहुत सारे चित्र प्रसिद्ध है। और इन्होंने लिखा पाठ, ये जो है मेरे रजा साहब, ये सैयद हैदर रजा के बारे में। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, वो खुद सैयद हैदर रजा है। इनका जन्म 22 फरवरी सन 1922 में मध्य प्रदेश के बाबरिया नामक गांव में हुआ था। सैयद हैदर रजा ने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट और सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से प्राप्त की थी। उन्होंने भारत में कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया था। सन 1950 में वह फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और वहां जाकर अध्ययन कार्य उन्होंने अपना शुरू भी किया था। यानी कि इतने बड़े ये चित्रकार हैं। तो इनकी बहुत सारी जो चित्र है, बहुत सारे चित्र जो है, उनकी प्रदर्शनियाँ भी भरती थी, विदेश में भी उनकी प्रदर्शनियाँ भरती थी। बहुत ही वो प्रसिद्ध है। ऐसे ही प्रसिद्ध चित्रकार की जानकारी हमें इस पाठ द्वारा सुजाता बजाज लेखिका ने यहाँ पर दी है। पहले हम परिचय देखते हैं। जन्म 1958 जयपुर राजस्थान में। तो सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। आजकल आप पेरिस में रहते हैं। आपके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। आपके चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। आपने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीनी भी, खुशी भी है और गम भी। मतलब ये अपने चित्र द्वारा ये सब कुछ बताती भी है। इनकी प्रमुख कृतियां है सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। इनकी ज़्यादा तो ये चित्रकारी गणेश जी की मूर्ति पर ही आपको दिखाई देगी। अलग अलग आकारों में वो गणेश जी को उन्होंने साकार रूप देने का प्रयत्न किया है। बहुत सारी उनकी तस्वीरें आपको गणेश जी की मिलेगी। तो इस गद्य में उन्होंने क्या बताना चाहा है, उस बारे में गद्य संबंधी जानकारी हम देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। संस्मरण मतलब यादें। तो ये याद का पाठ है। यहाँ पर इन्होंने रजा साहब की सभी यादें लिखी हुई है। तो यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव
मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं, यानी कि एक सच्चा कलाकार होने के लिए कौन से गुणों का होना आवश्यक है, वो सभी गुण इनमें थे। कौन कौन से? जो धर्म भाव ये मन में होना, और जो भी मानव है उन सभी से प्रेम, और जो युवा कलाकार है, नव कलाकार है, उन्हें प्रोत्साहन देना, और फिर जिज्ञासा वृत्ति भी, ये सभी गुण जो आवश्यक होते हैं एक व्यक्ति के लिए, तो वो सभी गुण यहाँ पर दर्शाए हैं। तो देखते हैं विस्तृत रूप से पाठ। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। देखो, जब 23 जुलाई का सुबह सुबह ही लेखिका को ये समाचार मिलता है कि रजा साहब अब नहीं रहे, तो उन्हें फिर वो सभी वो उनके आँखों के सामने वो उनके साथ बिताए हुए दिन वो उभरने लगते हैं, याद आने लगते हैं, तो उन्हीं की याद में वो डूब जाती है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाएं, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। यानी कि जब वो दिल्ली में प्रदर्शनी के लिए गई थी, तब उन्हें लगता था कि रजा साहब वहाँ पर आ ही जाएंगे उद्घाटन के लिए, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। तो उनके सपने में गए और उनसे मिलने की आशा प्रकट की, और वो जब मिलने जाती है लेखिका, तब अलविदा कहकर उन्हें लौट भी आती है। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वो भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। यानी कि वो सब धर्मों को मानने वाले थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति थी, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, ये सभी था, और फिर उनकी माँ की एक फोटो भी वहाँ पर रखी हुई थी। और देखो, यहाँ पर कहा है कि उन्होंने अपने भारत से कुछ मोगरे की कुछ मालाएं, सूखी मालाएं जो सूख गई थी, वो भी उन्होंने याद स्मरण एक मोगरे का ये माला की, तो उन्होंने वैसे ही रखी थी। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई, क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। क्योंकि उनके पास, लेखिका के पास एक सूची थी। सूची मतलब यादी, नाम थे, बहुत सारे नाम चित्रकारों की, जो प्रसिद्ध व्यक्तियां होती है उनके नाम हमारे पास, हम कुछ लोगों को रखने की आदत होती है खुद के पास, तो ऐसी ही आदत इस लेखिका को भी थी। तभी लेखिका को याद आता है कि अरे रजा साहब का मेरे भी लिस्ट में नाम है। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब, आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ,
पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। यानी कि जब वो लेखिका कहने लगी कि मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं पेंट करती हूँ, तो तुरंत वो उनकी चित्रकारी देखने के लिए कहते हैं कि चलो तुम्हारा मैं काम भी देखना चाहता हूँ। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। यानी कि उनकी चित्रकारी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने झट से कहा कि आपको पेरिस भी आना है, क्योंकि वहाँ पर आपका भविष्य उज्जवल भी हो सकता है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। यानी कि वो सभी को महत्व देना चाहते थे। किसी जो छोटा भी कलाकार है उन्हें भी बारकाई से जांचते थे, परखते थे, और जो भी अच्छी बात लगती थी वो झट से वो कहते भी थे। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते, किसी को हाथ नहीं लगाने देते। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते। यानी कि जो भी तस्वीर उनकी जो चित्र निकाला होता है वो चित्र बेच भी जाता है, बिक भी जाता है। तो बिके हुए चित्र का पैकिंग वो खुद करते थे। यानी कि उन्हें लगता था कि अभी बेटी ससुराल जाने वाली है तो उसकी विदाई की रस्म उसके पिताजी को करनी पड़ती है। उसी प्रकार उस चित्र को, हर एक चित्र को अपनी बेटी समझकर, अब वो ससुराल जाने वाली है ऐसा समझकर वो पैकिंग करते थे बहुत करीने से मतलब एकदम व्यवस्थित रूप से उसे पैक कर देते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। वो एक लड़की की तरह उसकी विदा करते थे। जब ये किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। यानी कि जो लिखावट उनकी कैसी थी, तोल नाप कर वो लिखते थे। कुछ ही शब्दों में बहुत सारा अर्थ उसमें समाए जाए, ऐसी उनकी लिखावट भी थी। उन्हें फूल भी बहुत अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे। अब देखो उनकी जो उन्होंने यहाँ पर प्रश्न भी ऐसे पूछा जाता है कि कृतियाँ पूर्ण करो। उसमें कृतियाँ पूर्ण करो, इसमें कुछ उनकी विशेषता या उनका स्वभाव, उनके कमरे में क्या क्या दिखाई दिया। तो हमने पहले देखा कि उनके कमरे में क्या क्या था। हमने फर्स्ट पैराग्राफ में ही देखा है कि रजा साहब के कमरे में लेखिका ने क्या क्या देखा था, क्या क्या था। तो रजा साहब ने सभी को अपनाया था। मतलब हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वो सभी को अपनाते थे। तो उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, और फिर एक बाजू में उनकी माँ की तस्वीर भी रखी हुई थी। गांधी जी की आत्मकथा भी उन्होंने वहाँ पर रखी थी और मोगरे की कुछ सूखी कलियाँ भी वहाँ पर रखी थी। तो ये भी कृतियाँ पूर्ण कीजिए, इसलिए प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। और आपको भी बीच बीच में ध्यान भी देना है कि क्या क्या कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न मैं बीच बीच में आपको पूछती जाऊंगी, आपको उत्तर देना है। मुझे याद है 22 अक्टूबर, अब देखो कौन सा है यहाँ पर, 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। यानी कि ट्रेन लेट है इसीलिए वो वहाँ से चले नहीं गए, वो उधर ही उनकी राह देखते रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। यानी कि वो लड़की अकेली आ रही है तो उन्होंने
ऐसे जाना अच्छा नहीं समझा। उसे मतलब हॉस्टल में पहुंचा कर ही फिर वहां से वो गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। देखो, जब ये लेखिका बीमार थी तब उन्होंने दवाई भी उनके लिए लाई, फिर खाना भी भारतीय रेस्टोरेंट से उन्होंने पैक करके लाया। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। यानी कि फिर से अब इनकी घर वाले भी लेखिका के चिंता में रहे होंगे, इसीलिए वो फ़ोन भी करते हैं घर वालों को कि आप कोई चिंता न करें, मैं हूँ यहाँ, इसकी देखभाल करूँगा। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। समालोचक मतलब जहाँ पर भी जो गलतियाँ होती है वो बिना झिझक कर वो बताना, गलतियों को फिर सुधारा जा सके। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। यानी कि कभी भी उन दोनों के बीच में वाद नहीं हुआ। तो ये आपस में स्नेह और अपनापन भी था। हिंदी उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गजल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। देखो, अपना देश छोड़कर विदेश में भी जाने के बाद भी उन्होंने अपनी भाषाओं पर अपना वर्चस्व रखा। यानी कि हिंदी में बोलना उन्हें अच्छा लगता था और वो भी शुद्ध हिंदी में वो बातें भी करते थे। उनके पास एक डायरी भी होती थी। सभी लिखते थे वो डायरी में, जो भी बातें थी वो सब कुछ लिखते थे हर रोज। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मतलब उन्हें ये खाना बहुत पसंद था। कौन सा खाना उन्हें पसंद था? तो दाल चावल रोटी आलू की सब्जी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। यानी कि उनके साथ जो उनके फ्रांसीसी दोस्त भी रहते थे फ्रांस के, वो सभी वो भारतीय शाकाहारी खाना पसंद करते थे। मतलब इसीलिए लेखिका उन्हें हफ्ते में एक बार तो भारतीय शाकाहारी भोजन बनाकर भेज देती थी। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। यानी कि उनके दोस्तों को बताने के लिए गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने फिर से दीवारों पर यानी कि चित्रकला की प्रदर्शनी वहाँ पर उन्हें दिखाई दी। मैं हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजिल गार्जियन है, तो मुस्करा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरे एंजिल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। यानी कि रजा साहब को ये एंजल गार्जियन कहती थी, लेकिन वे मुस्कुरा देते थे और वे कहते थे कि 2000 के बाद तुम ही मेरे लिए एंजल गार्जियन हो, मैं नहीं। इस प्रकार से उनके साथ बिताया हुआ पूरा पल लेखिका को याद आ जाता है और उसी संस्मरण में लेखिका ने ये पाठ लिखा है, अपनी यादें ताज़ा की इस पाठ द्वारा।
मुझे लगता है आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा, है ना। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि राजा साहब को कौन सा खाना पसंद था? भारतीय खाना कौन सा पसंद था उन्हें, शाकाहारी का? तो दाल चावल रोटी आलू की सब्जी, ये उन्हें बहुत पसंद था। राजा साहब लेखिका के बारे में क्या कहते हैं? तो लेखिका के बारे में वे कहते हैं कि तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं, मतलब तुम ही मेरे लिए एंजल गार्जियन हो, ऐसे लेखिका के लिए वे कहते हैं। बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा, है ना। तो ये चित्रकला से मन को एक आनंद मिलता है। इस पाठ से हमने क्या समझा, क्या प्रेरणा मिली? तो अगर हम दुखी हो जाते हैं, कुदरत के सानिध्य में जाकर बैठते हैं और वहाँ पर अगर मन में जो चित्र उभर आता है, वो चित्र कागज पर कलम से पेंसिल से उतारने की हम कोशिश करेंगे तो दिल को बहुत अच्छा लगता है, हल्का हल्का महसूस होता है और मन प्रसन्न होने लगता है। तो ये भी करके देखो, कभी भी आप उदास हो, ऐसे लगता है, तब एक पेंसिल लेकर कागज पर कुछ मन की बातें उतारने की कोशिश करो। ये बहुत अच्छा तरीका होता है प्रसन्न रहने के लिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ही हम ये पाठ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर से दोबारा, शायद इसके क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं और दूसरे पाठ के लिए भी हम मिलेंगे। बाय।